हररगंज के महाकुंभ की इस भव्य तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट मॉर्निंग शो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। मैं और दीपिका प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद है और रोजाना की तरह से एक बार फिर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और यहाँ की तस्वीरें पहुँचाएंगे। मैं हूँ आपके साथ श्वेता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो यहीं से आपको देश दुनिया की हर तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, साथ ही कुंभ मेले में आज क्या होने वाला है, आज की क्या तस्वीरें, क्या रंग, यहाँ से कौन सी खबरें निकल के आती हैं, वो सारी देश दुनिया की खबरों के साथ आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, यानी कि बाबा बागेश्वर, जिन्होंने अपनी कथाओं में हिंदुत्व, सनातन और हिंदू राष्ट्र का पैटर्न सेट कर दिया है। और देखिए, युवाओं के बीच बाबा बागेश्वर ही हैं जो हिंदू राष्ट्र को लेकर हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजवाहक समझे जाते हैं। उन्होंने अपने अगले मिशन का एक नया नाम भी दिया है, जिसका नाम है हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। बाबा के इस मिशन को लेकर तैयारी कैसी है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हम फिर कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र था, है, घोषित होकर रहेगा। बात किसी कथा के समागम या पदयात्रा में नहीं, बल्कि आस्था के सभी बात करते हैं। और इस बार धर्म विरोधियों के खिलाफ बाबा बागेश्वर ऐसी रण छेड़ने की तैयारी में हैं कि विरोधी हैरान परेशान। बागेश्वर हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ के संकल्प के साथ महाकुंभ पहुंच रहे हैं और प्लान के मुताबिक संगम नगरी में सभी संतों के साथ सनातन धर्म पर चर्चा करेंगे। प्लान के मुताबिक संगम नगरी में सभी संतों के साथ सनातन धर्म पर चर्चा करेंगे। प्रयागराज में बाबा बागेश्वर 25 जनवरी को चिदानंद मुनि श्री के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचेंगे। इसके बाद 27, 28 और 29 जनवरी को बाबा बागेश्वर महाकुंभ में हनुमंत कथा करेंगे। 30 जनवरी को बाबा बागेश्वर संत महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। महाकुंभ में कोई छोटा या बड़ा नहीं, संगम नगरी में हर कोई आस्था के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कई विदेशी भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। बढ़ते हुए महाकुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड की कथित मनमानियों के खिलाफ अब हिंदू धर्म रक्षकों ने घमासान की तैयारी कर ली है। एक बड़ी तैयारी हो रही है। संगम की रेती पर धर्म संसद का आयोजन होने वाला है और इसके लिए देश भर से आए जो साधु संत हैं वो प्रयागराज में उनका जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन साधु संतों ने किसे महाकुंभ का यजमान बताया है और कैसी तैयारी की जा रही है, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में मंथन से निकलेगा क्या, अमृत क्या निकलेगा यहाँ से? सनातन बोर्ड, धर्म की सुरक्षा, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा। मंथन होगा, उसका अमृत निकलेगा और जो विष होगा वो दूर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पावर को अगर आप देखिए तो लगता है कि आप किसी दूसरे देश के गुलाम बने हुए हैं, किसी दूसरी व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं। हम कुंभ के बाद 2 दक्षिणा चाहते हैं, वक्फ बोर्ड खत्म हो और सनातन बोर्ड सनातनियों को मिले। धर्म रक्षकों की हुंकार, पूरी करो सनातन बोर्ड की दरकार। प्रयागराज में संगम का तट, सुनाई दे रही हिंदू राष्ट्र की आहट। महाकुंभ की पवित्र धरती पर 27 जनवरी को सनातनियों ने धर्म संसद बुलाई है, जहां से हिंदू राष्ट्र की मांग साकार करने के लिए सनातन बोर्ड को आकार दिया जाएगा। इस आयोजन में चारों पीठों के शंकराचार्य शामिल रहेंगे। साथ ही 13 अखाड़ों के प्रमुख भी इस धर्म संसद में शामिल दिखाई देंगे। बैठक में साधु संतों के बीच विचार विमर्श होगा और फिर सनातन बोर्ड को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद ये प्रस्ताव सरकार के हवाले होगा, मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि बिना सनातन बोर्ड लिए संगम की रेती से वापसी नहीं करेंगे। हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 2 दक्षिणा चाहिए। सनातन बोर्ड हमको मिले, लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म हो। जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। क्योंकि हमारे साथ आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमसे भूमि ली, हमारे मंदिर तोड़े, बहुत कुछ हुआ, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज जब हम सनातन की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी। 27 तारीख को क्या प्रस्ताव पास होगा? यही
सनातन बोर्ड को लेके, मथुरा कृष्ण भूमि को लेके, जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो केशव देव जी की छवि है उनको लेके, हिंदू बच्चियों के साथ में जो लव जिहाद हो रहा है उसको लेके, और हमारे भोजन में जो मिलावट हो रही है उसको लेके, बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हुए इसमें 5-6 करोड़ 8 करोड़, उनको लेके, उनको निकालने के लिए हम लोग यहाँ से कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे। संभल पर भी चर्चा होगी? अवश्य होगी। संभल पर क्या प्रस्ताव? काशी विश्वनाथ पे चर्चा होगी, संबल पे चर्चा होगी, क्योंकि संबल में कृष्ण आने वाले हैं कल के रूप में, और ये वैदिक सत्य है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हवाई, ये सत्य है, पुराणों में प्रमाण है। मैं भागवत कहता हूं, भागवत का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कलयुग के अंत में भगवान नारायण स्वयं कल की बन के आएंगे और इन देश समाज के विधर्मियों का, पापियों का नाश करेंगे, और फिर सत्युग से भी हमें आसान वो नहीं करना है कि मांगना नहीं है कि तुम हमारे तीर्थों को सजा दो। ऑलरेडी सनातनी इतना धन चढ़ाते हैं मंदिरों में, उस धन से ही वो तीर्थ विकसित हो जाएंगे। सरकार पे भी लोड नहीं होगा, कोर्ट पे भी लोड नहीं होगा, इन सब पे इनकी परेशानी नहीं होगी। तो आपकी परेशानी, सरकार की परेशानी कम कर रहे हैं, कोर्ट की परेशानी कम कर रहे हैं, सनातन धर्माचार्य वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं और समाज को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। इस बार की धर्म संसद अब तक हुए आयोजनों के मुकाबले ज्यादा बड़ी और ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि महाकुंभ में देश भर से साधु संत पहले ही पहुंचे हुए हैं। और खबर आपको बताने जा रहे हैं सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर सैफ की प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है, जिसमें विस्तार से बताया गया कि सैफ अली खान के साथ क्या हुआ था, कहां उन्हें चोट लगी। और अब जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा है कि सिर्फ गर्दन की जो उनकी चोट थी वही जानलेवा थी। सैफ अली खान के 6 में से 5 जो चोट थे वो बहुत ही मामूली थे, और इसी वजह से जख्म इतनी जल्दी भर गया, जिसको लेकर सवाल भी उठे हैं। आज खत्म हो रही है सैफ के हमलावर की रिपोर्ट। रिमांड, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफ की प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2025 को जारी किए गए लीलावती अस्पताल के हेल्थ अपडेट में सैफ के पीठ और बाकी घाव को बेहद गंभीर बताया था, लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही सामने आई। तो 17 जनवरी 2025 को जारी किया गया था जो हेल्थ रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी में, पीठ पे जो चोट लगी थी वो बहुत गंभीर थी, और ये भी बताया गया था कि 2.5 इंच चाकू का जो टुकड़ा था वो उनके चोट के अंदर था, जिसे बाद में सर्जरी के तहत निकाला गया था। और देखिए, सनसनीखेज रिपोर्ट के सामने आने के बाद लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 17 जनवरी को जो सैफ की ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या कहा था। He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. तो सुना आपने किस तरह लीलावती के डॉक्टर ने सैफ के सभी घाव को बेहद गंभीर बताया था, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सैफ को असल में कहां पर और कितनी गहरी चोट लगी थी। तो चोट की अगर बात करें तो कितने जो घाव थे वो गंभीर थे। तो पीठ पर जो कट का घाव था वो 0.5 सेंटीमीटर का था, और उनकी जो गंभीरता है वो बहुत ही मामूली थी। जी हाँ, और इसके अलावा आपको बता दें कलाई पर उनके कट आया था, जिसका घाव 0.5 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। 5 to 10 सेंटीमीटर गंभीरता, मीडियम और सीरियस, ये जो पैमाना है वो भी डॉक्टर्स ने रिलीज किया अपडेट। इसके अलावा गर्दन की बाई ओर एक कट लगा था, वो जो घाव था वो 10 सेंटीमीटर का था, और यही एक घाव था जो कि जानलेवा डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है। और कोहनी पर भी उन्हें घाव लगा था, जिसका जो कट है वो 5 सेंटीमीटर तक था। दाएं कंधे पर कट लगा था, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी गहराई थी, और गंभीरता इसकी बहुत ही मामूली थी। यानी अगर आप देखें इस पूरी रिपोर्ट को, जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक जो चोट थी वही जानलेवा थी, जो गर्दन की बाईं ओर कट लगा था। और आज जो जहां सैफ के हमलावर की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, वहीं बीती रात एक बार फिर मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सैफ के बांद्रा वाले फ्लैट पर जाते हुए नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर से इस केस की जो सुई है सैफ के घर की तरफ से घूम गई है। और अक्सर हमें ये लगता है कि अगर आरोपी जो है वो पकड़ा गया तो जो केस है वो सुलझ जाता है, लेकिन सैफ अली खान के केस में पूरा जो मामला है वो उल्टा पड़ता जा रहा है। आपको दिखाते हैं वजह इस रिपोर्ट में। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात करीब 2:15 बजे हमला हुआ,
लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार पर हमले के 8 दिन बीत जाने के बाद भी उस रात की कहानी अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई। उस रात आखिर क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। पुलिस ने आरोपी शरीफुल को गिरफ्तार करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक कहानी पूरे देश को बताई, लेकिन इस कहानी में इतने छेद हैं कि सवालों के जवाब मिलने के बजाय 100 और सवाल खड़े हो गए हैं। बीती रात भी मुंबई पुलिस के अधिकारी सैफ अली खान के घर पहुंचे और एक बार फिर उनके बांद्रा वाले डुप्लेक्स फ्लैट में जांच की गई, लेकिन लोगों की समझ में जो बात नहीं आ रही वो ये है कि आखिर मुंबई पुलिस सैफ के घर में ऐसा क्या ढूंढ रही है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। पुलिस की जांच की सुई बार बार सैफ के घर की तरफ क्यों घूम रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल को सैफ पर हमला करने वाला आरोपी बताया। लेकिन पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई ऐसे सवाल इस मामले में उठने लगे जिनका जवाब अभी तक शायद पुलिस के पास भी नहीं है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर चल रही इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए कि क्या आपको स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की लग रही हैं? क्योंकि पहली तस्वीर हमले वाली रात के सीसीटीवी फुटेज से ली गई, जिसके आधार पर गिरफ्तारी से पहले तक पुलिस आरोपी का यही चेहरा मान रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर आरोपी शरीफुल के पकड़े जाने के बाद की है, लेकिन जब आप इन 2 तस्वीरों को कंपेयर करेंगे तो ना आपको पहली तस्वीर से शरीफुल के हाव भाव मिलते लगेंगे, ना ही उसका माथा, ना ही उसके बाल और ना ही उसकी नाक और आंखें। अगर आपको भी ये दोनों तस्वीरें एक नहीं लग रही तो हमारी पड़ताल का ये दूसरा खुलासा आपको चौंका देगा, क्योंकि अब हम आपको पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स यानी शरीफुल के पिता का वो बयान सुनवाएंगे जो आपको इस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। शरीफुल के पिता ने दावा किया कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो उनका बेटा है ही नहीं। सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और उनके बेटे की शक्ल में कोई समानता नहीं। सीसीटीवी वाले शख्स के बाल बेहद लंबे हैं, जबकि मेरा बेटा आर्मी वालों की तरह बाल छोटे छोटे रखता है। अब जब बालों का जिक्र हुआ ही है तो मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने जो दावा किया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्होंने उस नाई को भी ढूंढ निकाला है जिसने आरोपी शरीफुल के वारदात वाली रात के बाद बाल काटे थे और पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है। अक्सर जब किसी केस का आरोपी पकड़ा जाता है तो उस केस को क्लोज्ड माना जाता है, लेकिन सैफ अली खान पर हमले के इस मामले में पेच इस कदर फंस गया है कि अभी तक 16 जनवरी की रात क्या हुआ था इसका पता ही नहीं चल पा रहा, और जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है वो असली आरोपी है भी या नहीं ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। तो संगम किनारे श्रद्धालुओं की आप भीड़ को देख रहे हैं, जहां पर कोई भी इस मौके को खोना नहीं चाहता। हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से, गुजरात, बिहार, राजस्थान, हर तरफ से लोग आए हैं और हम भी यहाँ पर हाजिर हैं आप तक खबर पहुंचाने के लिए। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पूरी कहानी अभी तक देश और दुनिया के सामने नहीं आ पाई। और सैफ का जो लेटेस्ट जो बयान है उसने उनकी कहानी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको भी सुनवाते हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले की इन्वेस्टिगेशन का पेच जहां एक तरफ फंसता जा रहा है तो वहीं सैफ अली खान जिस तरह से लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद निकले वो अपने आप में लोगों के लिए एक नई पहेली है। कोई कह रहा है कि आखिर सैफ अली खान हीरो हैं और हीरो की तरह ही मुसीबत के आगे उठ खड़े हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि आखिर 2 मेजर सर्जरी और 6 घाव के बाद सैफ अली खान 5 दिन में अस्पताल से कैसे बाहर आ गए। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ हो। तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय आला का घर चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन करून नाचतंय ते। सैफ की स्पीडी रिकवरी को लेकर सिर्फ नीलेश राणे ही नहीं बल्कि शिवसेना नेता संजय निरुपम और AIMIM नेता वारिस पठान ने भी कई सवाल उठाए थे। संजय निरुपम ने तो तंज कसते हुए सैफ की रिकवरी को चमत्कार तक कह दिया था। 16 जनवरी की रात को हुए पूरे वाकये पर जैसे ही सैफ अली खान ने अपना बयान दर्ज करवाया तो एक बार फिर से इस मामले की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि सैफ ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को उनकी पत्नी करीना कपूर भी घर में मौजूद थी, जिसके बाद साफ साफ सवाल ये उठते हैं कि अगर करीना घर पर ही मौजूद थी तो करीना सैफ को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई। सवाल नंबर 2, घायल सैफ के साथ 8 साल का तैमूर क्यों अस्पताल गया। सवाल नंबर 3, अस्पताल के पेपर वर्क के लिए भी फैमिली फ्रेंड अफसर जैदी पहुंचे। सवाल नंबर 4, देर रात तक करीना लीलावती अस्पताल क्यों नहीं पहुंची थी।
करीना कपूर को लेकर अब जहां इस इन्वेस्टिगेशन में सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं सैफ के घर काम करने वाले 4 पुरुष नौकरों की भी भूमिका बेहद संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि जिस रात सैफ पर हमला हुआ ये सभी पुरुष नौकर घर में ही मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। हालांकि आज की नई सुबह के साथ इस केस की सुई किस तरफ घूमेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कुंभ की ये खूबसूरत तस्वीरें स्नान की आपको तो दिखा ही रहे हैं संगम नोज पर जो मौजूद हैं, जहां से लोग अंदर संगम के लिए जेटी के जरिए जाते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ के गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर ये कि पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। जी और पुलिस की टीम लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल किठौर थाना क्षेत्र के ललियाना गाँव में 2 गुटों में विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपियों ने राइफल, तमंचे और बंदूक से हमला किया। अब इन सभी आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। तो यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी और इसी दौरान बीती रात ये मुठभेड़ हुई है। जी हाँ, खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली कि नोएडा के सेक्टर 39 में आरोपी छुपा हुआ है, लेकिन चेकिंग के दौरान इस आरोपी ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग कर दी। तो ऑपरेशन लंगड़ा से जुड़ी है बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पुलिस की। नोएडा में पुलिस की बदमाशों से भिड़ंत हुई है, मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में आरोपी सिकंदर उर्फ सत्येंद्र के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी सिकंदर एक हत्या के मामले में शामिल बताया जा रहा है। क्रॉस फायरिंग के दौरान जो आरोपी सिकंदर उर्फ सत्येंद्र है उसके पैर में गोली लगी। और चलिए एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली जोरों शोरों से तैयार है। पूरी तरह से रिहर्सल किए जा रहे हैं और रिहर्सल की जा रही है, जिसके दौरान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने अपने शौर्य की झलक दिखाई। साथ ही इंडोनेशिया के सैनिकों ने भी अपना पराक्रम दिखाया। आप भी देखिए। छब्बीस जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर जिस शौर्य का प्रदर्शन होगा उसकी झलक हम आज ही आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य पथ की हैं, जहां सेना ने परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की। भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अपना पराक्रम दिखाया। 26 जनवरी को परेड में स्वदेशी और आधुनिक टैंक्स, मिसाइल्स के अलावा परेड में नई तकनीक का दमखम भी नजर आएगा, जिसके लिए गुरुवार को रिहर्सल की गई। दिल्ली के आसमान में गणतंत्र दिवस पर वायुसेना जो पराक्रम दिखाने वाली है उसकी एक झलक देखिए। रिहर्सल के दौरान फाइटर पायलट्स ने अलग अलग फॉर्मेशंस बनाकर एयरफोर्स की ताकत का प्रदर्शन किया, शौर्य दिखाया। इस बार की रिपब्लिक डे परेड का खास हिस्सा होगी इंडोनेशियाई सेना टुकड़ी। इंडोनेशिया की आर्मी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। रिहर्सल के दौरान इंडोनेशियाई सेना के बैंड ने खूबसूरत धुन पेश की। महिला सैनिक भी इस टुकड़ी में शामिल थी। इस बार की परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, जिनके सामने करीब 5,000 कलाकार परफॉर्म करेंगे।